दोस्तों हर घर का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसके बिना घर अधूरा नहीं बन ही नहीं सकता। जी हाँ, थंबनेल देख के आप जान गए होंगे कि मैं आज बात करने वाला हूँ टॉयलेट यानी वॉशरूम की। टॉयलेट जो कि घर का एक ऐसा क्रूशियल पार्ट है जिसको बनाते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, और अगर आपने ऐसा नहीं करा तो आपको फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी 20 दमदार टिप्स देने वाला हूँ जिसको आपको टॉयलेट डिज़ाइन बनाने या रेनोवेट कराने से पहले एक बार ज़रूर देखना चाहिए। तो मैं हूं महादेव त्यागी, आप देख रहे हो इंटार्क्टिक डिज़ाइन। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। टिप नंबर 1, प्लानिंग। प्लानिंग एक ऐसा पार्ट है जिसे हम टॉयलेट डिज़ाइन करते हुए सबसे पहले कंसीडर करते हैं। अब मान लीजिए प्लानिंग में हमें क्या कंसीडर करना है। प्लानिंग में बेसिकली टॉयलेट डिज़ाइन करते हुए 3 पार्ट होते हैं। एक होता है बेसिन पार्ट, दूसरा होता है डब्ल्यूसी पार्ट और तीसरा होता है हमारा शॉवर एरिया। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं बेसिन पार्ट को, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हमारा यूज़ होता है। उसके बाद आता है हमारा डब्ल्यूसी एरिया और लास्ट में आता है हमारा शावर एरिया। तो इस तरीके से हम एक बेसिकली टॉयलेट का प्लान कर सकते हैं। करीब जो आजकल बेसिक टॉयलेट होते हैं 5x7 या 5x8 का, उसके लिए ये प्लानिंग बेस्ट रहती है। अगर आपके पास बड़ा टॉयलेट है तो उसको आप कस्टमाइज प्लानिंग में भी जा सकते हो। टिप नंबर 2 भी जो हमारा है वो प्लानिंग से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब हम टॉयलेट प्लान करते हैं तो हमें उसमें 2 एरिया सेग्रीगेट करने होते हैं। वो पहला होता है वेट एरिया, जिसमें हमारा पानी ज़्यादातर फ्लो होता है या फिर स्पिल होता है, और दूसरा हमारा होता है ड्राई एरिया, जिसमें हर टाइम पानी नहीं रहता या फिर इतना स्पिल नहीं होता चारों तरफ। तो ड्राई एरिया और वेट एरिया को हम कैसे अलग करते हैं, बेसिकली हम इसे फ्लोरिंग डिज़ाइन करते समय अलग कर लेते हैं। और हमारा जो ड्राई एरिया होता है उसमें हम वॉश बेसिन और अपना डब्ल्यूसी लेते हैं, और लेकिन वही हमारा जो वेट एरिया होता है उसमें हम शावर एरिया को कंसीडर करते हैं। मान लीजिए हम जब प्लानिंग कर रहे हैं तो हमारे 2 सेक्शन जो हमारे प्लानिंग के हैं वो हमारे ड्राई एरिया में आ गए, और एक एरिया जो है शावर एरिया वो हमारा वेट एरिया में आ गया। इसीलिए हम शावर एरिया को लास्ट में भी लेते हैं, क्योंकि हमारा प्लानिंग करते समय शावर एरिया बिल्कुल लास्ट में आ जाएगा तो हम वेट एरिया को सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद आती है हमारी टिप नंबर 3। ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, क्योंकि इसमें आता है संकन एरिया। जब भी आप अपने टॉयलेट का पाइप ले करते हो या फिर उसके जो सीवेज वाले पाइप है या सॉइल वाले पाइप है वो आप ले करते हो, तो आपको हमेशा एक संकन एरिया की ज़रूरत पड़ती है। उससे क्या होता है कि आपके टॉयलेट में पाइप इजीली बाहर चले जाते हैं, आपके मैनहोल में चले जाते हैं। और दूसरा, अगर आप फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर या मल्टीपल फ्लोर पे आप संकन एरिया देते हो तो उसका बेनिफिट क्या रहता है कि अगर आप डब्ल्यूसी लगाना चाहते हो इंडियन वाली, किसी को कोई प्रॉब्लम है या फिर इंडियन डब्ल्यूसी की हैबिट है, तो वो आप इजीली लगा सकते हो। तो संकन एरिया एक ऐसी चीज़ है जो आपको टॉयलेट बनाते समय कंसीडर करना चाहिए, और उसको करीब करीब कम से कम भी, अगर हमारा पाइप 4 इंच का है तो कम से कम भी 6 इंच का संकन एरिया हमें लेके चलना चाहिए। उसके बाद आती है हमारी टिप नंबर 4। टिप नंबर 4 एक ऐसी चीज़ है जो आपके बहुत सारे फ्यूचर में पैसे बचा सकती है अगर आप उसको करा लेते हो तो, जो कि है वाटरप्रूफिंग। वाटरप्रूफिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको टॉयलेट में लेके चलना ही पड़ता है, क्योंकि टॉयलेट में कभी भी आपके सीवेज पाइप में या आपके ड्रेनेज पाइप में लीकेज आ सकती है, और वो लीकेज आपके पूरे घर में सीपेज दे सकती है। तो इसलिए वाटरप्रूफिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको बेसिकली लेना चाहिए। और वाटरप्रूफिंग की बात करें तो वो काफ़ी टाइप की आती है। मान लीजिए मैश वाली, विदाउट मैश, वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो, लेकिन वाटरप्रूफिंग एक ऐसी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस है वो आपको लेके चलनी चाहिए। उसके बाद आता है हमारा टिप नंबर 5। ये क्या होता है कि मान लीजिए अब आपने ये डिज़ाइन कर लिया, उसके बाद वाटरप्रूफिंग वगैरह ये सारी प्रैक्टिस आपने फॉलो कर ली, तो उसके बाद आती है हमारी वायरिंग। वायरिंग आप सोचोगे कि इलेक्ट्रिकल में होती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वायरिंग हमारा प्लम्बिंग में भी होती है। जो हमारे पाइप ले होते हैं दीवार में या पाइप जो जाते हैं, वो हमारे पाइप को हम वायरिंग भी बोल देते हैं प्लम्बिंग की टर्म्स में। अब वायरिंग में आपको क्या ध्यान रखना है? वायरिंग में आपको ध्यान ये रखना है जो आपके सीपीवीसी पाइप हैं वो कैसे होने चाहिए। बेसिकली सीपीवीसी पाइप आप कभी भी चूज़ करोगे, एक तो ब्रांड अच्छा होना चाहिए, वो आपको पता ही है। वैसे मार्केट में बहुत सारे ब्रांड हैं जो कि अच्छे हैं और क्वालिटी वाइज भी बहुत रिलायबल हैं। लेकिन एक ऐसी चीज़ बताता हूँ आपको पाइपिंग के बारे में जो शायद ही आपको पता हो। अगर आप सीपीवीसी पाइप लेने जा रहे हैं तो उसका एसडीआर जरूर देखिए। एसडीआर से मतलब होता है स्टैंडर्ड डायमेंशन रेशो। जी हाँ, ये क्या चीज़ है ये भी बता देता हूँ मैं आपको। एसडीआर जो होता है वो होता है, अगर आपका पाइप मान लीजिए 25 mm की डाया का है और पाइप की जो थिकनेस है वो 1 या 2 mm है, कुछ भी कंसिडर कर लीजिए, तो एसडीआर क्या होता है? बेसिकली आपके पाइप का डायमीटर डिवाइडेड बाय उसकी वॉल थिकनेस, तो वो होता है एसडीआर। अब आप कहोगे क्या चूज़ करना चाहिए, कितना चूज़ करना चाहिए, कितने एसडीआर वाला पाइप चूज़ करना चाहिए? बेसिकली अगर आप अपना घर में टॉयलेट रेनोवेट करा रहे हो या नया बना रहे हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो या मल्टी राइज बिल्डिंग हो, आपको चूज़ करना चाहिए SDR 11। जी,
SDR11 एक ऐसी रेटिंग है, उससे अच्छा पाइप आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। तो आपको पाइप लेते समय ये चीज़ ज़रूर ध्यान देनी चाहिए कि आपको CPVC पाइप में SDR11 रेटिंग मिनिमम लेके चलनी है। उसके बाद आता है हमारा नीचे वाला SWR पाइप। SWR बोले तो सॉइल, वेस्ट और रेन वाटर पाइप। जी हाँ, उसके लिए हमारे को क्या कंसीडर करना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हम SWR पाइप लेकर आते हैं, मान लीजिए नीचे संकन एरिया में या फिर बाहर शाफ्ट एरिया में, तो हमें उसका प्रेशर देखना पड़ता है। हमारे जो SWR पाइप आते हैं उसमें क्लास तो बहुत सारी आती है, लेकिन हमें 2 क्लास में से ही चूज़ करना है। पहली क्लास होती है टाइप A, दूसरी क्लास होती है टाइप B। टाइप A एक ऐसी क्लास है जो आपको हमेशा यूज़ करनी है रेन वाटर वगैरह या नॉर्मल ड्रेन पानी के लिए, लेकिन जो टाइप B है वो आपको हमेशा यूज़ करनी है सॉइल और वेस्ट के लिए। तो ये क्लास आपको ध्यान रखनी है पाइप प्रोक्योर करते हुए, क्योंकि अगर आपने गलत पाइप, अगर 4 kg वाला पाइप जो है, जो टाइप A होता है, वो आप सॉइल में ले लोगे तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको ज़रूर कंसीडर करना चाहिए जब आप अपने घर का मटेरियल ले रहे हो पाइप का। उसके बाद आती है हमारी टिप नंबर 6, जो है वो जुड़ी है टाइलिंग से। टाइलिंग जब आप कराते हो अपने घर में, वायरिंग वगैरह होने के बाद, पॉइंट बन गया, प्लानिंग हो गई, उसके बाद जब आप टाइलिंग कराते हो तो 2 तरीके की टाइल आप कराते हो। एक होती है फ्लोर टाइल और दूसरी होती है वॉल टाइल। फ्लोर टाइल के बारे में अब मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले आते हैं वॉल टाइल। वॉल टाइल कंसीडर करते हुए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे जब आप वॉल टाइल लगवा रहे हो तो आपका कुछ एरिया, मान लीजिए आपके टॉयलेट की हाइट 8 फीट है, तो आप उसको कोशिश करके 8 फीट ही लगवाइए। इंस्टेड ऑफ कि 7 फीट लगवाएं या फिर 6 फीट लगवाएं, तो आप उसको पूरी सीलिंग तक लगाइए कोशिश करके। दूसरी चीज़ जो आप कंसीडर कर सकते हो वो ये है कि उसका साइज़ बहुत बड़ा नहीं लीजिएगा, क्योंकि उससे होता क्या है कि टाइल, बड़ी टाइल, जितनी भी बड़ी टाइल होती है उसमें बेंडिंग आती है। तो जब आप उसे वॉल पे लगवाओगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उसमें टक दिखाई देगा और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता किसी भी टॉयलेट के डिज़ाइन में। एंड तीसरी चीज़ आपको जो याद रखनी है वो ये है कि जब भी आप टाइलिंग लगाओ तो उसकी जितनी भी कटिंग हो वो आपको लास्ट कॉर्नर में देनी है, जो आपका कॉर्नर सबसे कम दिखाई देने वाला है, सबसे कम एक्सपोज होता है। ये थी हमारी वॉल टाइल की बात। अब हम बात कर लेते हैं फ्लोर टाइल की बात। फ्लोर टाइल हमारी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टाइलिंग में भी। रीज़न क्या है उसका, क्योंकि हमारा जितना भी टॉयलेट है उसमें अगर हम प्रॉपरली स्लोप नहीं देंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत परेशान करेगा, कहीं ना कहीं आपको तकलीफ देता ही रहेगा। तो इसलिए हमें फ्लोर टाइल बहुत क्लेवर तरीके से चूज़ करनी है। उसमें हमें करना क्या है, अगर हमारे टॉयलेट का साइज़ एक स्टैंडर्ड साइज़ है जो कि 7x5 या 8x5 जो होता है, जो स्टैंडर्डली आजकल सारे अपार्टमेंट्स वगैरह में देखने के मिलता है या छोटे घरों में मिलता है, तो वहाँ पे हमें कंसीडर करना है कि हमें 1x1 12 इंची बाय 12 इंची की टाइल से बड़ी टाइल ना लें। उसका एक रीज़न है, मेजर रीज़न है कि जब आप स्लोप देते हो अपने फ्लोर में, अगर वो स्लोप प्रॉपर नहीं मिलेगी तो क्या होगा, पानी आपके यहाँ क्लॉग करने लगेगा, इकट्ठा होने लगेगा और वो बाकी बाद में आपकी दीवारों पे या आपकी रूम्स की वॉल पे सीपेज दे देगा। तो इसलिए आपको स्लोप अगर प्रॉपर चाहिए तो आपको वहाँ पे छोटी टाइल प्रिक्योर करनी है, ताकि आप वहाँ पे इजीली स्लोप अच्छे से दे सको और जो आपका प्रॉपर ड्रेन है वो प्रैक्टिकली काम कर सके। और दूसरी चीज़ हमें क्या करनी है, जब भी हम टाइलिंग लगाते हैं नीचे की फ्लोर की, तो हमें ड्राई वेट एरिया के लिए दोनों फ्लोर अलग करने पड़ते हैं। अलग से मेरा मतलब है कि जब भी हम टॉयलेट का फ्लोर लगाते हैं तो वो कमरे के फ्लोर या जो भी सेक्शन आ रहा है, मान लीजिए हमारा ड्राइंग रूम आ रहा है, डाइनिंग आ रहा है, उससे कम से कम मिनिमम 8 mm डाउन होना चाहिए। और जो हमने फ्लोर डाउन करा टॉयलेट का वो हमारा होता है ड्राई एरिया, और जो हमारा वेट एरिया होता है वो फर्दर हमारा ड्राई एरिया से 8 mm अगेन डाउन होना चाहिए। तो होना क्या चाहिए, जो हमारा वेट एरिया है वो हमारे रूम के फ्लोर से 16 mm डाउन होना चाहिए मिनिमम। उसे करने के लिए भी छोटी टाइल बहुत यूज़ में आने वाली है और एक प्रॉपर स्लोप देने के लिए भी हमारी छोटी टाइल बहुत यूज़ में आती है। उसके बाद आते हैं हम टिप नंबर 7 पे। टिप नंबर 7 है हमारी वेंटिलेशन से रिलेटेड। जब भी आप टॉयलेट डिज़ाइन कर रहे हो तो आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि आपके टॉयलेट को एक प्रॉपर वेंटिलेशन मिलना चाहिए। होता क्या है कि ज़्यादातर छोटी जगहों पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं मिलता, उसकी वजह से वो टॉयलेट स्टिंक करने लगता है और उसकी जो स्मेल है वो कमरे तक भी पहुंच जाती है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि टॉयलेट के लिए प्रॉपर वेंटिलेशन मिले। अगर नहीं मिल पा रहा है कहीं पे, अगर मान लीजिए पीछे कोई और घर है उसकी वजह से वेंटिलेशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, जब आपकी टॉयलेट की शाफ्ट जो बनती है जिससे आपके पाइपिंग नीचे जाने वाली है, उसी शाफ्ट में आप एग्जॉस्ट लगा के एक ऊपर की तरफ आप अपने टॉयलेट को वेंटिलेशन दे सकते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है कि कहीं ना कहीं से आपके टॉयलेट में फ्रेश एयर आती है और आपका टॉयलेट वेंटिलेटेड रहता है।
चलते हैं अगली टिप पे, वो है टिप नंबर 8। टिप नंबर 8 हमारी रिलेटेड है सैनिटरी वेयर से, लेकिन हम उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वॉश बेसिन। वॉश बेसिन, क्योंकि मैंने बताया कि प्लानिंग करते हुए सबसे पहले पिक किया जाता है, तो वॉश बेसिन लेते समय हमें क्या ध्यान देना चाहिए। वॉश बेसिन हमारे एक ऐसा पार्ट है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए। जब भी हम देखते हैं कि वॉश बेसिन जो होता है, जो हमने देखा है बिल्डर्स वगैरह अपार्टमेंट में लगा के दे देते हैं, वॉल हंग होता है या फिर पेडेस्टल होता है, वो देखने में इतना अच्छा नहीं लगता और जगह बहुत सारी लेता है। और साथ ही साथ बात करें तो वहाँ पे कोई आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो आप वहाँ पे कोई चीज़ भी नहीं रख सकते हो, मतलब आपके स्पेस ऑप्टिमाइजेशन में भी वो यूज़ नहीं होता। अगर आप वॉश बेसिन ले रहे हो तो आपको चूज़ करना चाहिए टेबल टॉप वॉश बेसिन। उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि आपको एक स्लैब मिल जाता है जिसके ऊपर वो होता है, उसी स्लैब पर आप अपना सोप डिस्पेंसर वगैरह भी रख सकते हो। दूसरा फ़ायदा ये है कि वो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, नीट लगता है, क्लीन लगता है। एंड उसका जो मिक्सचर है वो चाहे आप उसी के ऊपर लगवा लीजिए या फिर वॉल पे लगवा लीजिए, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए वो लगाते समय, जो उसकी डेप्थ है वो कम से कम 5 इंच होने चाहिए वॉश बेसिन की। उससे होगा क्या कि जो आपका स्पिल ऑफ वाटर होगा वो कम से कम हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए वॉश बेसिन लगाते समय। उसके बाद आता है हमारी टिप नंबर 9। टिप नंबर 9 हमारी WC एरिया से रिलेटेड है। जब भी हम WC पिक करते हैं, मान लीजिए वेस्टर्न WC की बात अगर मैं करूँ, हमें हमेशा चूज़ करना चाहिए वॉल माउंटेड WC ओवर फ्लोर माउंटेड WC। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ, फ्लोर माउंटेड WC आपके टॉयलेट में ज़्यादा जगह घेरती है। उसी के साथ साथ जब भी आप टॉयलेट में देखोगे फ्लोर माउंटेड WC लगी रहती है, तो उसके चारों तरफ वाइट सीमेंट आपको देखने को मिलता है, जो समय के साथ काला पड़ जाता है और बहुत ही भद्दा लगता है। तो इसलिए आपको फ्लोर माउंटेड WC ना लगा के वॉल माउंटेड WC लगानी चाहिए। उसमें आपको फ्लोर बिल्कुल क्लीन मिलता है और आप उसको ईजिली क्लीन भी कर सकते हो अगर वो मैसी हो भी जाता है तो। एंड मोर ओवर वहाँ पे होता क्या है, वो आपका टॉयलेट का जो स्पेस है वो कम लेती है एज़ कम्पेयर टू फ्लोर माउंटेड WC। और अगली टिप जो है हमारी टिप नंबर 10, वो भी इसी से रिलेटेड है। क्या होता है, जब आप वॉल माउंटेड WC लगाते हो उसके बाद आपको सिस्टम, जैसे मैंने बताया, इनबिल्ट आता है। अगर आप वो इनबिल्ट सिस्टम नहीं लगाते हो, उसकी जगह आप कंसील सिस्टम या पुश या फ्लश वॉल लगाते हो, तो वो आपका स्पेस और बचा देता है। वो करीब करीब 4 इंच में आपका लग जाता है और आपका जो स्पेस है वो और सेव हो जाता है। अगर आप इनबिल्ट वाला सिस्टम लगाते हो तो 6 से 8 इंच आराम से एकोमोडेट कर लेता है। वहीं आप कंसील सिस्टम लगाते हो तो वो जगह तो कम लेता ही है और देखने में भी बहुत नीट और क्लीन लगता है। बस आपको देखने के लिए एक प्लेट मिलती है जो फ्लश प्लेट होती है, या उसी की जगह आप फ्लश वॉल लगा सकते हो, वो और ईजी कॉन्सेप्ट है। लेकिन आपको फ्लश वॉल कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, जहाँ पे आपकी मल्टी राइज बिल्डिंग हो या फिर 2-3 फ्लोर ऊपर टैंक का लगा हो, अदरवाइज आपको प्रेशर मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट हमारा आता है टिप नंबर 11। टिप नंबर 11 हमारा जुड़ा हुआ है शावर एरिया से। शावर एरिया, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा वेट एरिया होता है, तो हमें शावर एरिया में किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। हमारे शावर एरिया में मैंने जैसे आपको बताया कि फ्लोर हमारा 8 mm डाउन होना चाहिए हमारे ड्राई एरिया से। दूसरी चीज़ हमारी, जब भी हम शावर एरिया की CP फिटिंग लेते हैं, CP फिटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो हमें कंसील डाइवर्टर और मिक्सर दोनों ही ऑप्शन मार्केट में मिल जाते हैं, लेकिन हमें पिक करना चाहिए कंसील डाइवर्टर। उससे फ़ायदा क्या होता है कि वो बहुत ही देखने में नीट लगता है और एक डाइवर्टर ही आपके 2-3 पर्पज़ को सॉल्व कर देता है। अगर आप उसमें ऑप्शन ले सकते हैं, 2 वे डाइवर्टर भी ले सकते हैं, 3 वे डाइवर्टर भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपके यहाँ गर्म ठंडा पानी जो आता है, उसके अलावा आपके पास समरसेबल का भी पानी है, तो आप उसमें दोनों ऑप्शन ले सकते हो। आप उस डाइवर्टर को पिक कर सकते हो जो कि देखने में बहुत कॉम्पैक्ट लगता है और आपका पर्पस भी सॉल्व कर देता है। और उसी के साथ अगर आप बात करोगे शावर की, तो शावर आपको कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपके पास प्रॉपर प्रेशर है तो आपको मिनिमम 6 इंचेस का रेन शावर लेना चाहिए। रेन शावर मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप उसको अगर सीलिंग पे लगवा देंगे तो वो प्रॉपरली रेन शावर का काम करता है। उसके बाद बात करते हैं टिप नंबर 12 की। इसमें हम बात करेंगे स्पेस मेकिंग की। मान लीजिए टॉयलेट का साइज़ 7-5 या फिर 8-5 है और आपको प्रॉपर सामान रखने के लिए स्टोरेज नहीं मिल रहा है, तो वो बहुत सारी चीज़ों से आप कर सकते हो, स्टोरेज डेवलप कर सकते हो। मैंने जैसे आपको बताया कि आप टेबल टॉप वॉश बेसिन लेते हो, तो उसके नीचे फ़ायदा क्या होता है कि आप वैनिटी लेके उसको इंस्टॉल करा सकते हो, चाहे आप बाहर मार्केट से लीजिए या आप इन हाउस डेवलप करा लीजिए। तो वो लगा के आप एक बहुत अपनी स्टोरेज को वहाँ पे एकोमोडेट कर सकते हो। बहुत सारा सामान वहाँ पे इजीली आ जाता है और आप वहाँ पे रख सकते हो। यही नहीं, वो देखने में बहुत सुंदर लगता है, जो भी अपना बोतल ट्रैप वगैरह है वो छुप जाता है उससे, वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। वहीं उसके साथ एक चीज़ और कर सकते हो आप, जब आप मिरर लगाते हो तो मिरर कैबिनेट अगर आप वहाँ पे लगाते हो तो मिरर कैबिनेट में फ़ायदा होता है कि आपका कुछ सामान भी आ जाता है आपके डेली यूज़ का, एंड वो मिरर भी हो जाता है, तो वो मल्टीपर्पज़ आपको सर्व कर देता है। उसके बाद आती है हमारी टिप नंबर 13।
ये भी हमारी स्पेस मैनेजमेंट से रिलेटेड है। एक्चुअली जब हम टॉयलेट डेवलप कर लेते हैं, सब कुछ टॉयलेट में बन चुका होता है, तो हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको एक्सेसरीज़ कहाँ कहाँ प्लेस करनी है। एक्सेसरीज़ वहाँ पे प्लेस करिए जहाँ पे उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो। कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने टॉयलेट में एज अ एक्सेसरीज़ इंस्टॉल करवानी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया टॉवल रैक, सोप डिश हो गया, हैंड टॉवल गाइड हो गया। तो इस तरीके की कुछ एक्सेसरीज़ लगा के आप अपने टॉयलेट को मैनेज कर सकते हो, और कुछ चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज आप कर दोगे तो आपके टॉयलेट में स्पेस दिखाई देगा। उसके बाद आते हैं हम टिप नंबर 14 पे। जब भी आप टॉयलेट डिज़ाइन करते हो, जो हमारी डिज़ाइन का पार्ट होता है, वहाँ पे ही हमारा डिसाइड हो जाता है कि हमें गीज़र कहाँ पे लगाना है। लेकिन दो ऐसी जगह है जहाँ पे आपको प्रोमिनेंटली गीज़र की लोकेशन लेनी चाहिए। पहली लोकेशन है जो हमारी WC आती है, और जो कंसील सिस्टम जैसे हम लेते हैं, अगर कंसील सिस्टम नहीं भी लेते हैं तो भी हमारी जो WC आती है उसके ऊपर का जो स्पेस है वो हमेशा डेड ही रहता है। डेड से मतलब है कि वहाँ पे कोई फिक्सचर या कुछ चीज़ नहीं आती है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, हमेशा गीज़र के पॉइंट ले सकते हो। अगर आपके पास टॉयलेट के बाहर भी कोई ऐसा स्पेस है, मान लीजिए आप इंडिविजुअल हाउस में रह रहे हो या फिर कोई अपार्टमेंट भी है और आपकी बालकनी वगैरह में कोई स्पेस ऐसा है जिसके ऊपर आपको कवरिंग मिल जाती है, तो आपको हमेशा गीज़र के पॉइंट बाहर दे देने चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि गीज़र का जो स्विच है वो आपको अंदर ही रखना चाहिए, बस आपके उसके पॉइंट, क्योंकि गीज़र का कोई काम नहीं होता है अंदर, आपको कोई गीज़र बार बार छेड़ना नहीं है, सिर्फ उसके पॉइंट डेवलप करा देने हैं और गीज़र को बाहर लगा देना है। बाकी आपका स्विच आपको अंदर ले लेना है और गीज़र को आप अंदर से ऑपरेट कर सकते हो, तो आपका टॉयलेट और बड़ा लगता है देखने में। उसके बाद आता है हमारा टिप नंबर 15। जब हमारा टॉयलेट तैयार हो चुका होता है और हमारा ड्राई और वेट एरिया अलग हो चुका होता है, तो आप कहोगे जब वाटर स्पिल हो ही रहा है तो ड्राई एरिया में भी आ रहा है, और वेट एरिया का वाटर जब ड्राई एरिया में आ रहा है तो फिर ड्राई एरिया क्यों? वो इसलिए कि आपको उसके लिए एक काम और करना है, जो कि मैं इस टिप में बता रहा हूँ आपको वहाँ पे लगाना है शावर ग्लास। शावर ग्लास पार्टीशन जब आप लगवाओगे तो आपका वेट एरिया वेट रहेगा और ड्राई एरिया ड्राई रहेगा। शावर ग्लास लगाने से क्या होता है कि आपका टॉयलेट ज़्यादा नीट रहता है। आप जब भी आप शावर यूज़ करोगे तो वो वाटर बाहर स्पिल नहीं करेगा और बाहर का एरिया हमेशा क्लीन रहेगा। आप जितनी बार भी यूज़ करते हो ड्राई एरिया, वो हमेशा ड्राई रहेगा अगर आप शावर ग्लास का यूज़ कर ले। उसके बाद हमारी टिप नंबर 16। टिप नंबर 16 में मैं आपको बताऊंगा ट्रैप के बारे में। ट्रैप आपको एस ट्रैप या बोटल ट्रैप मैंने बता दिया है, लेकिन मैं बताऊंगा आपको ड्रेन ट्रैप के बारे में, जो हमारे ड्रेन के लिए ट्रैप लगते हैं उसके बारे में। तो वो जो ट्रैप लगते हैं उसके ऊपर हमें, आपने देखा हो, ग्रिल लगानी पड़ती है। ग्रिल वो हमारी राउंड भी हो सकती है, हमारी स्क्वायर भी हो सकती है, लेकिन वो ग्रिल लगाते समय हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि एक तो वो वहाँ पे प्रॉपर स्लोप पे लगी हो, मतलब जहाँ पे भी ग्रिल लगी हो वहाँ पे एक प्रॉपर स्लोप आ रही हो। दूसरी चीज़ हमें ये हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर जब हम शावर एरिया में ग्रिल लगा रहे हैं, वो जो ट्रैप हमने बनाया है वो डायरेक्ट स्पाउट के नीचे ना हो, उससे कम से कम 6 इंच हटके हो, क्योंकि जब भी हम बकेट प्लेस करते हैं तो वो ट्रैप के ऊपर आ जाती है, और अगर वो ओवरफ्लो कर जाती है तो वहाँ पे पानी क्लॉग होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है, वो बिल्कुल भी सही नहीं लगता। साथ ही साथ याद रखना है, जब भी हम ट्रैप लगाते हैं तो कोशिश करिए कॉकरोच ट्रैप ही लगाएं, ताकि आपके वॉशरूम में कॉकरोच वगैरह की प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद आती है टिप नंबर 17। टॉयलेट में दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वो होती है लाइट और दूसरी होती है आपकी फ्रेश एयर। ये दोनों ही पर्पस एक चीज़ बहुत ही बखूबी पूरी कर देती है, वो होता है वेंटिलेटर। जी हाँ, अगर आप टॉयलेट में वेंटिलेटर लगाते हो, जो मैंने आपको शुरू में ही बोला कि टॉयलेट में वेंटिलेशन एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट है, तो आप अगर वेंटिलेटर लगाते हो तो वेंटिलेटर आपको हमेशा एक बड़ा वेंटिलेटर चूज़ करना चाहिए, जितना बड़ा हो सके। और वहाँ पे आपको ग्लास जब आप लगाओगे तो आप फ्रॉस्टेड ग्लास ले सकते हो, ताकि आपके टॉयलेट में रोशनी ज़्यादा आए। एंड वहीं पे आप एक जो छोटा सा हिस्सा है वो अपने एग्जॉस्ट के लिए दे सकते हो, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं, इतना कि आपका 8 से 10 इंच का एग्जॉस्ट वहाँ पे इजीली आ जाए। उससे आपका क्या होगा, टॉयलेट हमेशा लाइटिंग ज़्यादा रहेगी तो टॉयलेट हमेशा बड़ा लगेगा और फ्रेश रहेगा। उसके बाद आती है टिप नंबर 18। आपने अक्सर देखा होगा कि टॉयलेट में लोग पीवीसी की डोर लगाते हैं, क्योंकि जब भी टॉयलेट में मॉइस्चर होता है तो लकड़ी का डोर ख़राब होने की संभावना रहती है, तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, पीवीसी का डोर लगाते हैं, जो कि इतना मजबूत नहीं होता और देखने में भी उतना अच्छा नहीं लगता। जबकि लकड़ी का डोर जो होता है वो देखने में भी अच्छा लगता है और मजबूत भी होता है। तो आप कहोगे कि लेकिन वो उससे पानी से कैसे बचाए, तो मैंने आपको बताया अभी पहले ही कुछ टिप में कि आप वहाँ पे शावर ग्लास जब आप लगा देते हो वेट एरिया में, तो आपका पानी बाहर स्पिल नहीं होता है। उससे क्या होता है कि आपका जो डोर है उस पर बार बार पानी स्पिल नहीं होगा, और वो उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, चाहे वो लकड़ी का ही क्यों ना हो। तो वो आप कर सकते हो, आप लकड़ी का ही डोर लगाइए, वो मजबूत भी रहेगा, आपके टॉयलेट को एक बेटर लुक भी देगा। उसके बाद आती है टिप नंबर 19। मान लीजिए अगर आप अपने टॉयलेट में सीलिंग कराना चाहते हो और ऊपर वाले फ्लैट एयर या ऊपर वाले फ्लोर की जो पाइपिंग है वो आपकी सीलिंग से जा रही है, तो वहाँ पे आप बाउंड हो जाते हो अपनी ग्रिड सीलिंग कराने के लिए, क्योंकि वो
फ्रिक्वेंटली ओपन होती है मेंटेनेंस वगैरह के लिए, लेकिन अगर आप दूसरी सीलिंग कराना चाहते हो तो वहाँ पे आप वो नहीं करा सकते। इसलिए अगर आप संकन वाला प्रोविज़न लेते हो तो वहाँ पे आप परमानेंट सीलिंग मान लीजिए पीओपी वगैरह कुछ भी करा सकते हो। वो आपके देखने में भी अच्छी लगती है, आपके टॉयलेट को एक अच्छा वाइट बड़ा लुक देती है और आपका टॉयलेट ज़्यादा एम्बिएंट लगता है देखने में। उसके बाद आती है टिप नंबर 19 की तरह ही एक ऑप्शनल टिप है कि आप अपने जो टॉयलेट होता है उसमें लाइटिंग कैसे लेते हो। लाइटिंग अगर आप सीलिंग करा लेते हो फॉल सीलिंग बाई चांस, तो आपको लाइटिंग एक टॉयलेट में वार्म भी रखनी चाहिए और वाइट भी रखनी चाहिए। उसी के साथ आपको एक लाइट ज़रूर देनी चाहिए मिरर के ऊपर, ताकि आप मिरर को प्रॉपरली यूज़ कर सकें। अगर आप मिरर के ऊपर लाइट देंगे तो आपको एक हमेशा वाइब्रेंट लुक मिलेगा आपका और आपको ज़्यादा अच्छा फील होगा। तो ये तो थी हमारी 20 दमदार टिप्स जिसको फॉलो करके आप अपने टॉयलेट को बेहतर से बेहतर बना सकते हो। और वहीं अगर आप चाहते हो कि प्लानिंग पे एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊं कि प्लानिंग किस तरीके से होनी चाहिए 2-3 लेआउट लेके, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो कैसा लगा वो आपको ज़रूर बताना है कमेंट में भी, और लाइक भी कर देना अगर पसंद आया तो। ऐसे ही वीडियो लेके मिलता हूँ आपसे अगली बार। फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो को पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।